नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुजरात आईएएस अकेडमी में। मैं हूं हेमेंद्र और मैं आज 24 जुलाई के दिन आ चुका हूं आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। और जिस सेशन की सहायता से हम लोग किसी भी आजकल के जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन टॉपिक्स की सहायता से आप कहीं ना कहीं अपने लेवल को बढ़ा सके और अपने लेवल को बढ़ाकर एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने की स्थिति में आ जाए। चलिए, बिकॉज देखो यार, वैसे तो ये एक बहुत ही कोलेबरेटिव प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट एक बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इसीलिए मैं ये शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, जिसमें कुछ कुछ खबरें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होता होगा। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर के साथ। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इन इंडिया वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 ऑफ जुलाई। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बनाया गया है दोस्तों इंडिया में 23 ऑफ जुलाई के दिन। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इन इंडिया ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 ऑफ जुलाई, commemorating the evolution of country's broadcasting landscape since the inception in 1927। तो कब ये स्टार्ट किया था ब्रॉडकास्टिंग डे बनाना इंडिया में? 1927 के बाद। एंड द बर्थ ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम जून 1923 when the रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेड देयर फर्स्ट ट्रांसमिशन। तो पहला ट्रांसमिशन कब किया गया ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा पहला ट्रांसमिशन का जो स्टेप है वो लिया गया। द एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया सॉ ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन 1936 विद द एमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो 1936 में एमरजेंस हुआ किसका बेटा? ऑल इंडिया रेडियो का, फ्रॉम द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। किसके द्वारा? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के द्वारा। पोस्ट इंडिपेंडेंस AIR, ऑल इंडिया रेडियो, एक्सपेंडेड रैपिडली, अडॉप्टिंग द नेम ऑफ आकाशवाणी के नाम से ये फेमस हुआ, आकाशवाणी के नाम से फेमस हुआ इन 1956। और आज की तारीख में अगर आप बात करें तो AIR जो है, एयर इंडिया रेडियो, ऑपरेट्स इमेंसिवली इन 591 स्टेशंस। तो रेडियो की अगर बात करें तो 591 रेडियो स्टेशंस हैं, रीचिंग 98% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन 23 लैंग्वेजेस एंड टोटल 146 डायलेक्ट्स। तो 23 लैंग्वेजेस में रेडियो को चलाया जाता है आज की तारीख में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगी होगी। अगली बात करते हैं। इंडियाज नेशनल फ्लैग डे बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2024 का फ्लैग डे बनाया गया है 22 जुलाई को। तो इंडियाज नेशनल फ्लैग डे कमोरेट्स द अडॉप्टेशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इन 22 जुलाई 1947। तो 1947 में, जैसे आप सभी को पता है, हमें आज़ादी मिली थी। तो 22 जुलाई को ये डिफाइन हो गया था कि हमारा झंडा कैसा रहने वाला है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जस्ट डेज बिफोर द कंट्री अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल, द डे होल्ड्स द ग्रेट सिग्निफिकेंस एज द ऑनर द सिंबल ऑफ इंडियाज यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वेबसाइट, यू नो। ओके, अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, वो बताया दो। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा विच फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है, आप लोग जानते ही हैं, और जिनकी विड्थ जो है वो बराबर होती है। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है तो सैफरन कलर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है करेज एंड सेक्रीफाइस। जो मिडिल स्ट्रिप होती है वो वाइट कलर की होती है, जो सिंबलाइज करती है पीस और ट्रुथ को। और जो नेवी ब्लू चक्र, अच्छा, बीच वाली वाइट पट्टी में ही एक नेवी ब्लू कलर का चक्र होता है, जो चक्र के अंदर 24 स्पोक्स होती है। कितनी होती है? 24 स्टिक्स या स्पोक्स आप कह सकते हो उसको वो, लेकिन वो सेंटर में होता है, एग्जैक्टली सेंटर में, सिग्निफाइंग द एटर्नल व्हील ऑफ लॉ। ये अच्छा, वो अशोक चक्र क्या बताता है? सिग्निफाइंग द एटर्नल व्हील ऑफ लॉ बताता है। बॉटम स्ट्रिप होती है, ग्रीन कलर की होती है, और वो बताती है ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस को। ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस को वो डिफाइन करती है। अच्छा, ये फ्लैग का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? रेशियो मतलब क्या होता है भैया? मान लो इस तरीके का फ्लैग है हमारा, तो ये रेशियो हो गया 2:3 का। ये 3 भाग है, मतलब ये अगर 3 मीटर है तो ये 2 मीटर होना चाहिए। तो 2:3, ये 3 मीटर है तो ये 2 मीटर होना चाहिए। ये इसका रेशियो रहता है। ठीक है बेटा।
अच्छा, तो जो अशोक चक्र है बीच का, उसमें कितने 24 स्पोक्स है, 24 स्पोक्स है उसके अंदर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इट डिफाइंस कंटिन्यूस प्रोग्रेस को ये डिफाइन करता है। क्लियर बात है? तो आई रियली होप कि ये चीज़ आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। एंड ये जो फ्लैग वाला जो पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग इसको फॉलो कर पाए होंगे। नेक्स्ट बेटा अगली खबर की तरफ चलते हैं। अभिनव बिंद्रा अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी। आईओसी के द्वारा अभिनव बिंद्रा को मिला है ओलंपिक ऑर्डर। अभिनव बिंद्रा इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल, भारत के पहले इंडिविजुअल है जो जिनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, जो ओलंपिक मेडल्स होते हैं ये ग्रुप में भी होते हैं और गोल्ड में भी होते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई ग्रुप में जीता है तो वो भी एक ही काउंट होगा, ऐसा नहीं कि वो 2 काउंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप में भी होता है और इंडिविजुअल भी होता है। विल रिसीव द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम द आईओसी एट 142nd आईओसी सेशन इन पेरिस, जो कि 10 अगस्त में होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद द ओलंपिक ऑर्डर, द आईओसीज हाईएस्ट अवार्ड, एक्नॉलेजेस डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो ये अभिनव बिंद्रा जी थे, इन्होंने कब जीता था गोल्ड? इन्होंने जीता थे कब? ये जीते थे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीते थे। और ये जीते थे कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये लोग जीते थे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर द इंडिविजुअल ओलंपिक इन द और इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। 2018 से जो अभिनव बिंद्रा जी है हैज बीन मेंबर ऑफ आईओसी एथलीट कमीशन। आईओसी एथलीट कमीशन के ये मेंबर है, उसी वहीं पे इनको जॉब मिल चुकी है। अगली बात करते हैं बेटा। असम में एक जगह है चारीदियो मैदम। चारीदियो मैदम एक जगह है विच इज नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया की तरफ से एक साइट भेजनी थी कि भैया यूनेस्को की तरफ से लिस्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इंडिया ने किसका नाम भेजा है? चारीदियो मैदम। चारीदियो मैदम का नाम भेजा है। अब क्या है ये चारीदियो मैदम? ये असम में है और असम में नॉमिनेटेड की गई है एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, एंड एमिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट कल्चरल साइट इन द लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद बताते हैं, इफ एक्सेप्टेड, जो चारीदियो मैदम है विल बी इंडियाज 43rd। तो अभी तक ऑलरेडी 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे पास यूनेस्को की, और उसमें मेजर कौन सी? काजीरंगा हो गई, मानस नेशनल पार्क हो गया, ये सारे हैं। अच्छा, चारीदियो मैदम ऑफन रेफर्ड टू द पिरामिड ऑफ असम। इनको क्या बोला जाता है? पिरामिड ऑफ असम बोला जाता है। इज होम ऑफ ओवर 90 रॉयल बुरियल्स। 90 रॉयल बुरियल्स का ये घर बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर? तो ये होता है हमारा चारीदियो मैदम। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक बात स्टोरी बताता हूँ, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये किन लोगों ने बनाई थी? देखो, अहोम डायनेस्टी के लोग रहते थे। अहोम डायनेस्टी के लोग रहते थे पहले, कहाँ पर? असम में। तो उन लोगों ने ये चीज़ बनवाई थी चारीदियो मैदम। अब इसमें क्या है, इनकी यहाँ पे बरियल्स लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो अहोम डायनेस्टी के लोग थे, ये बड़े ही शानदार लोग थे। क्यों बढ़िया लोग थे, मैं बताता हूँ तुमको। अब ये वो काल है जब मुगल्स आ चुके थे अपने इंडिया के अंदर। जब मुगल्स आ चुके थे इंडिया के अंदर, तो मुगल्स हर तरफ डोमिनेट कर रहे थे। हर तरफ उन्होंने अपने बिल्कुल लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज थे वो लोग, तो हर तरफ वो लोग हरा देते थे जाके। अच्छा, ये वो समय नहीं था जब शिवाजी आ चुके थे, उससे पहले का समय था। शिवाजी ने फिर बाद में जाके हरा दिया था। लेकिन जब मराठास आ गए थे, मराठास ने हरा दिया था बेसिकली, शिवाजी ने नहीं। तो हुआ ये था कि जो अहोम डायनेस्टी के लोग थे, ये उससे पहले थे, जब बिल्कुल पीक पे था मुगल एम्पायर। तो उस टाइम पे जब मुगल ने सोचा भैया इस तरफ चलते हैं, असम में बिल्कुल यहाँ पे हरा भरा बहुत है, तो बढ़िया अपन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी अपन अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो ये अहोम डायनेस्टी के लोग थे, इन्होंने उनको रोक दिया, वो उनको आगे ही नहीं आने दिया। बिकॉज ये जो अहोम डायनेस्टी के लोग ये जंगलों में ही रहते थे, और जंगल में रहते थे, और जंगलों में लड़ाई करने का इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वेरस जो मुगल्स थे, इनको खुले मैदान में लड़ाई करने का एक्सपीरियंस था। इनकी जितनी मेजर लड़ाइयाँ हुई है वो खुले मैदान पे हुई है, जंगलों में लड़ाई नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अहोम डायनेस्टी के लोग जंगलों में ही, क्योंकि बचपन से रहते आते थे, तो ये जंगलों में लड़ाई बहुत अच्छी करते थे। अब इतनी अच्छी लड़ाई करते थे, बेचारे मुगल्स को कुछ समझ में ही नहीं आया
कि भैया कहाँ पे पेड़ पे चढ़ के किसने मार दिया, ठीक है। तो ये अहोम डायनेस्टी के लोगों ने बनाया था, ये क्या नाम है इसका, चारिदियो मैदम, ठीक है बेटा। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।